नमस्कार, टीवी 100 देख रहे हैं आप। मेरे यानी रोहित भामला के साथ स्वागत करता हूं आपका मेरे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है सुप्रभात। और सुप्रभात के हवाले से तमाम बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। इस वक्त सबसे पहले खबर सामने आ रही है उत्तराखंड से। आज उत्तराखंड में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने वाली है। सीएम धामी भी खुद यहां मौजूद रहने वाले हैं। प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे मौजूद। उपचुनाव में हार की समीक्षा करेगी बीजेपी। विधायक, मंत्री, सांसद भी शामिल होंगे। उत्तराखंड में बीजेपी अपनी कार्य समिति की बैठक करने वाली है। यह कार्यक्रम लोकसभा चुनाव में मिली जीत को लेकर होगा। यहां लोकसभा चुनाव में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से 1350 कार्यकर्ता शामिल होंगे। साथ ही प्रदेश में मुख्यमंत्री के साथ सभी कैबिनेट मंत्री और प्रदेश प्रभारी, यहां पर दुष्यंत गौतम भी और सह प्रभारी भी शामिल होने वाले हैं। वह इस कार्य समिति में हाल ही में हुए उपचुनाव की हार की समीक्षा भी की जाएगी। वह प्रदेश में बीजेपी ने पिछले कुछ समय में काफी चुनाव जीते हैं। वहीं 2022 का विधानसभा चुनाव हो या फिर पूर्व में हुए बागेश्वर और चंपावत में हुए उपचुनाव और हाल ही में लोकसभा चुनाव भी बीजेपी ने यहां पर जीते हैं। वहीं जीत में शामिल सभी कार्यकर्ताओं का आभार भी व्यक्त करेगी बीजेपी। वहीं बीजेपी हाल ही में संपन्न हुए मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी को मिली यहां पर करारी हार की समीक्षा की बैठक भी करेगी। वैसे तो इन दोनों विधानसभाओं में 2022 में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। तो इसी खबर पर आगे की चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ शाहीन चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहीन जी, देखिए, आज उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से कार्य समिति की बैठक होने वाली है बीजेपी की, क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है कि इस पूरी बैठक का क्या किस समय से शुरू होने वाली है और क्या कुछ इसमें खास रहने वाला है? देखिए, बीजेपी कार्य समिति की बैठक आज शुरू होगी और एक निजी कॉलेज में बैठक का आयोजन किया गया है। जो कार्य समिति की बैठक होती है तो उसमें प्रदेश स्तर के सभी सदस्य इसमें मौजूद होते हैं। प्रदेश प्रभारी इसमें मौजूद होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष, इसके साथ ही एक अतिथि के तौर पर जैसे इस बार मनोहर लाल खट्टर जी शामिल होंगे और जबरदस्त स्तर पर ये कार्य समिति होती है। भारतीय जनता पार्टी किस तरह से कार्य कर रही है, सरकार का किस तरह का रवैया है, सरकार की योजनाओं को किस तरह से जनता के बीच लेके जाना है, सरकार की क्या परफॉर्मेंस रही है, संगठन ने किस स्तर पर बेहतर कार्य किया है, क्या आगे किया जाना है और किस तरह से सरकार की किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाना, इन सब बातों को लेकर ये चर्चा होती है। किन कार्यकर्ताओं ने पार्टी के लिए बेहतर काम किया है, संगठन के लिए बेहतर काम किया है, उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम भी रखा गया है। और जो है लोकसभा के 5 चुनाव हुए थे, 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी, उसको लेकर भी एक धन्यवाद प्रस्ताव किया जाएगा और आगे किस तरह से और बेहतर पार्टी परफॉर्म करे इसको लेकर भी चिंतन मंथन किया जाएगा। और ये कुल एक सार होता है कार्य समिति की बैठक में कि किस तरह से पार्टी और संगठन मिलकर कार्य करे और पार्टी को और ज्यादा मजबूत करें। उसी को लेकर ये कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत आज सुबह से हो जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के प्रभारी दुष्यंत गौतम और जो मनोहर लाल खट्टर केंद्रीय मंत्री, वो इस कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे। जी बिल्कुल शाहीन जी, लेकिन कहा जा रहा है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी और तमाम जो कार्यकर्ता थे उनको यहाँ पर आज सम्मानित किया जाएगा। ऐसे में कार्यकर्ताओं का सम्मान बेहद जरूरी होता है। और क्या लगता है कि आगामी पंचायती चुनाव, निकाय चुनाव जो है उसके अंदर कार्यकर्ताओं के तमाम रणनीति पर अगर आज चर्चा भी होती है और उनको सम्मान दिया जाता है, तो क्या लगता है कि आगामी चुनाव के अंदर कार्यकर्ता और पूर्ण रूप से जोश लगाकर जो है पार्टी के लिए बेहतर कार्य करेंगे? निश्चित तौर पर देखिए, कार्यकर्ताओं का सम्मान इसलिए जरूरी होता है, सरकार और संगठन के लिए काम करता है और जनता के बीच जाकर काम करता है और अपनी पार्टी और सरकार के कार्यों को पहुंचाता है, तो इसलिए उसका सम्मान भी जरूरी है। तो जो कार्यकर्ताओं ने बेहतर कार्य किया है उनका सम्मान के कार्यक्रम भी जो है रखा गया है। और जैसे मैंने बताया कि जो आने वाले चुनाव है, चाहे उसमें निकाय चुनाव हो या पंचायत चुनाव हो, उसमें किस तरह से पार्टी बेहतर परफॉर्म करे उसकी रणनीति भी बनाई जाएगी और उसी को लेकर ये समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। शाहीन जी, बताया जा रहा है कि जिस तरह से मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है, उसको लेकर भी आज समीक्षा बैठक की जानी कि आखिर किन कारकों की वजह से जो है यहाँ पर परेशानी आई है, किस तरह से हार का सामना करना पड़ा, तो उस पर भी क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आ रहा है? बिल्कुल, देखिए, 2 सीटों में क्योंकि हाल ही में उपचुनाव हुआ था, उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी दोनों जगह जीत नहीं पाई है
हालांकि दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं थी, और जहां तक हम दोनों सीट की बात करें तो उनमें से मंगलोर में मात्र 400 वो से अधिक वोटों से पार्टी हारी है। पार्टी ने यहाँ बेहतर परफॉर्म किया है, तो उसको लेकर भी जो है कार्य समिति में चिंतन मंथन किया जाएगा। और बद्रीनाथ में आखिर क्या कारण रहे कि पार्टी में जो विधायक थे वो पार्टी में शामिल हुए, उनको टिकट दिया गया और वो चुनाव हार गए, उसको लेकर जो है जरूर चिंतन मंथन किया जाएगा। और आगे पार्टी ये कोई भी इलेक्शन होता है उसमें किस तरह से बेहतर परफॉर्म करे, उसी की एक कार्य योजना बनाई जाएगी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया शाहीन चौधरी जी आपका। खबरों में आगे बढ़ते इस वक्त भारतीय सेना को रविवार को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास केरन सेक्टर में आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की है। वहीं सेना ने केरन सेक्टर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। सैन्य सूत्रों का कहना है कि इस दौरान सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। हालांकि अभी तक आतंकियों के शव नहीं बरामद किए जा सके हैं। वहीं हाल ही के दिनों में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों में बढ़ोतरी देखी गई है। ये आतंकी हमले दक्षिण कश्मीर में चल रही अमरनाथ यात्रा के दौरान हुए हैं। इसी महीने बात की जाए तो 8 जुलाई 2024 को कठुआ के यहाँ पर बदनोटा इलाके में भी भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों के ग्रुप ने गश्ती कर रहे यहाँ पर सेना पर घात लगाकर हमला किया था, जिससे 5 जवान शहीद भी हो गए थे और 8 जवान इसमें घायल भी हुए थे। वहीं जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारतीय सेना के शिविर पर आतंकवादी हमले की घटना सामने आई थी। आतंकियों ने सेना के पोस्टर पर यहाँ पर जो उनका पोस्ट बना हुआ था उस पर तैनात जवानों पर फायरिंग भी शुरू कर दी थी, जिससे 1 जवान घायल भी हो गए थे। और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बल लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसी के तहत जम्मू कश्मीर के कुलगांव में सेना को जानकारी मिली थी कि आतंकी यहाँ पर 2 जगहों पर छिपे हैं। इसके बाद सेना और आतंकियों के बीच हुए 2 अलग अलग मुठभेड़ में 6 आतंकवादी मार गिराए गए हैं। वहीं इस मुठभेड़ में 2 जवान भी शहीद हुए थे। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने घोषणा की है कि 19 जुलाई को केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा स्नातक यानी CUET UG के प्रभावित उम्मीदवारों के लिए पुनः परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह निर्णय उन उम्मीदवारों के लाभ के लिए किया गया है जो कि तकनीकी समस्याओं या अन्य कारणों से परीक्षा देने में असमर्थ रहे थे। ऐसे में CUET UG को, जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय और अन्य भागीदारी संस्थाओं में स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक प्रमुख परीक्षा है, इस वर्ष तकनीकी समस्याओं के कारण विवादों में घिरी रही। कई उम्मीदवारों ने परीक्षा के दौरान आई तकनीकी खराबियों, सर्वर की समस्याओं और परीक्षा केंद्रों में अव्यवस्था की शिकायत की थी। वहीं समस्याओं ने कई छात्रों को अपनी परीक्षाएं पूरी नहीं करने दी, जिससे वे अत्यधिक तनाव और चिंता का सामना कर रहे थे। वहीं एनटीए ने इन सभी छात्रों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। वहीं एजेंसी ने कहा है कि प्रभावित उम्मीदवारों के लिए एक विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी ताकि उन्हें एक समान अवसर जो है यहाँ मिल सके। यह पुनः परीक्षा उन सभी छात्रों के लिए आयोजित की जाएगी जिन्होंने अपनी समस्याओं को प्रमाणित करने वाले आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए थे और जिनकी शिकायतें भी वैध पाई गई थी। एनटीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि हम उन सभी छात्रों की चिंताओं का यहाँ समझते हैं जिन्होंने परीक्षा के दौरान कठिनाइयों का सामना किया था। वह उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य सभी छात्रों को एक निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली प्रदान करना है। इस पुनः परीक्षा के माध्यम से हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कोई भी छात्र अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने का अवसर ना खोए। वहीं पुनः परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों का चयन भी सावधानी पूर्वक किया गया है। वहीं और सभी तकनीकी व्यवस्थाओं की जांच पहले से ही की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को इस वक्त रोका जा सके। वहीं छात्रों को परीक्षा के लिए अपने प्रवेश पत्र को फिर से डाउनलोड करना होगा और नए परीक्षा केंद्र और समय के बारे में भी सूचित किया जाएगा। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नवीनतम सूचनाओं की जांच करते रहें और किसी भी प्रकार की समस्या के लिए एनटीए हेल्पलाइन नंबर से यहाँ पर जो तमाम उनके डेस्क नंबर है उन पर संपर्क कर सकते हैं। और ये भी आवश्यक है कि छात्र परीक्षा के दिन समय पर पहुंचे और सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे कि यहाँ पर प्रवेश पत्र, पहचान प्रमाण पत्र और साथ तमाम अन्य डॉक्यूमेंट्स जो है वो भी लेकर जाए। इस पुनः परीक्षा के आयोजन से उम्मीद है कि CUET UG के प्रभावित उम्मीदवारों को राहत मिलेगी और वे अपने शैक्षणिक करियर को सही दिशा में आगे बढ़ा सकेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ आज होगी सुनवाई। ईडी की याचिका पर हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। केजरीवाल को पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट से मिली थी जमानत।
आबकारी नीति मामले में आज कोर्ट लेगा अहम फैसला। मुख्यमंत्री यहां पर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है। आज कोर्ट फैसला करने वाला है। सीएम केजरीवाल की जमानत के खिलाफ आज सुनवाई होगी। मामले में आज कोर्ट फैसला लेगा। अहम फैसला रहने वाला है। ईडी की याचिका पर हाईकोर्ट सुनवाई करने वाला है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त विदेश सचिव विनय क्वात्रा हुए हैं सेवानिवृत्त। आज विक्रम मिस्त्री संभालेंगे कमान। यहां पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्वात्रा के योगदान के लिए की है सराहना। विदेश सचिव विनय क्वात्रा रविवार को सेवानिवृत्त हो गए हैं। अब विक्रम मिस्त्री आज से उनकी जगह कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान में वे राष्ट्रीय उप सुरक्षा सलाहकार के रूप में कार्यरत है। इसी बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को निवर्तमान विदेश सचिव विनय क्वात्रा की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में उनके समर्पण और योगदान के लिए उनकी प्रशंसा भी की है। क्वात्रा 1988 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए थे और अपनी सेवा के शुरुआती वर्षों में उन्होंने जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन में सेवा दी थी। क्वात्रा ने 1 मई 2022 को विदेश सचिव का पदभार जो है वो भी यहां पर ग्रहण किया था। विदेश सचिव के रूप में क्वात्रा को कई महत्वपूर्ण भू राजनीतिक मुद्दों से भी निपटना पड़ा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कहर जारी है। रामगंगा, राप्ती और घाघरा समेत कई नदियों के उफान के चलते 22 जिलों के करीब 1500 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान प्राकृतिक आपदाओं में 5 लोगों की मौत हो गई है। राज्य प्रशासन ने यह जानकारी दी है। राहत आयुक्त GS नवीन कुमार ने बताया कि रामगंगा, कुन्नरा, राप्ती, घाघरा, बूढ़ी राप्ती, रोहिन एवं कुआनो नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के 22 जिले लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, कुशीनगर, शाहजहांपुर, बाराबंकी, सीतापुर, गोंडा आदि यहां पर इस तमाम देखा जाए तो 1476 गांव जो है इन पूरी व्यवस्था से बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। कुमार ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में राज्य में 6.3 मिलीमीटर वर्षा हुई है तथा 1 जून से 14 जुलाई तक 200 यहां पर 39.2 मिलीमीटर वर्षा भी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में बाढ़ के पानी में डूबने से 4 लोगों तथा सांप के काटने से 1 व्यक्ति की मौत भी हुई है। वहीं बाढ़ से प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्य के लिए NDRF, SDRF और यहां पर PSC की टीम भी तैनात की गई है।